नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 2, ठीक है ना। और एपिसोड नंबर 1 इससे पहले हो चुका है और चैनल पर वो वीडियो जा चुका है। आप एक एपिसोड नंबर 1 देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 50 तक उसमें दिया गया है। और एपिसोड नंबर 2 में हम लोग आज जो वीडियो है, इसमें एपिसोड नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 50 से 100 तक है। हर एक एपिसोड में हम लोग 50-50 क्वेश्चन करके कंप्लीट करेंगे। तो एपिसोड नंबर 2 में कितना क्वेश्चन आज होगा? 50 से लेके 100 तक होगा, ठीक है ना, पूरा 50 क्वेश्चन। और यह बुक सामान्य अध्ययन यूथ पब्लिकेशन का बीपीएससी द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, आज तक जितना भी बीपीएससी एग्जाम ली है, तो सारे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया। हम लोग एक बाय पूरा एकदम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करेंगे और उसका पूरा व्याख्या भी साथ में करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 50 से। क्वेश्चन नंबर 50, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है। गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए से समृद्ध आहार हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। यह हमारी आंखों की रोशनी के लिए, हड्डियों के लिए और कैल्शियम स्तर को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। विटामिन ए इम्यून सिस्टम और स्किन को दुरुस्त रखने के लिए भी जरूरी होता है। विटामिन ए के मुख्य स्रोत गाजर, दूध, टमाटर, मछली, लाल शिमला मिर्च और हरी सब्जियां ये विटामिन ए का प्रमुख स्रोत हैं। अगला देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या है। किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित हो जाता है? तो किसकी उपस्थिति में परिवर्तित हो जाता है? जाइमेज की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? जाइमेज की उपस्थिति में। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH बोले तो इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। ये शरीर में होने वाली जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में सहायता करती है। माल्टेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। आपको पूछेगा माल्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो माल्टेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। माल्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? माल्टेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। 52 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है, जाइमेज एंजाइम। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? तो इसमें से कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ना। तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट एवं वसा है। कार्बोहाइड्रेट यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। शरीर की कुल ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 79% की पूर्ति इसी के द्वारा होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यह कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का रासायनिक यौगिक होता है। स्रोत, अगर कार्बोहाइड्रेट हमें किससे ज़्यादा मात्रा में मिलता है? तो गेहूं से मिलता है, चावल से मिलता है, शक्कर से मिलता है, शहद से मिलता है, गन्ना इत्यादि से हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा प्राप्त होती है। वसा की बात करते हैं, यह भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और वसा का प्रमुख स्रोत की बात करते हैं, दूध, घी, मछली, है ना, ये सब दूध से बना जो पदार्थ है, तेलीय पदार्थ, इसमें वसा की मात्रा क्या होती है? बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगला है, दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध विटामिन सी का घटिया स्रोत है। दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध विटामिन सी का घटिया स्रोत है। दूध एक अपारदर्शी सफ़ेद द्रव है जो मादाओं के दुग्ध ग्रंथियों द्वारा बनाया जाता है। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन ए,
विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी पाया जाता है, किंतु दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में क्या नहीं पाया जाता है? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर, कौन सी विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी होता है ना, ऊष्मा से क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी सब्जियों को छीलने से नष्ट हो जाती है। विटामिन सी गर्मी, हवा, पानी द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है। 56 नंबर, 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर प्रदान करता है। कौन करता है? पनीर। पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। पनीर प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत, प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या क्या है? दूध, बादाम, अंडा, सोयाबीन, पनीर, दालें, मांस एवं मछली क्या है? प्रोटीन का जो प्रमुख स्रोत है। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला है भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है वसा में होती है, कार्बोहाइड्रेट में होती है, और नहीं सॉरी, सबसे ज़्यादा किस में होगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा वसा में। हाँ, सबसे ज़्यादा वसा में होगा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बाद में आएगा। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है? वसा में होता है। तो भोजन के प्रति यूनिट भार में कैलोरी की मात्रा वसा में सर्वाधिक होता है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी होता है। 1 ग्राम प्रोटीन में कितना होता है? 4 किलो कैलोरी होता है। विटामिन में कैलोरी नहीं पाई जाती है। विटामिन में ऊर्जा नहीं पाई, विटामिन में कोई कैलोरी, ऊर्जा की कोई भी मात्रा उसमें नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट कौन है? चावल भी है कार्बोहाइड्रेट, गेहूं भी है, जौ भी है, मक्का भी, ये सारे में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, शहद, आलू, शकरकंद, चुकंदर, गन्ना, शलजम, केला, दूध इत्यादि है। आयोग के द्वारा विकल्प सी चावल को सही माना गया था। देखिए, आयोग द्वारा चावल को सही इसलिए माना गया होगा कि इस सभी में जितना भी ऑप्शन है उस सभी में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? चावल में पाया जाता है ना। तो कौन सा मुख्य है? अगर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला है? मुख्यतः निम्नलिखित में से, यानी चारों में से आपको बताना है ना। अगर निम्नलिखित में से नहीं रहता है ना, कौन कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है, तब इसमें सब हो जाता। लेकिन यहाँ पर बोला है निम्नलिखित में से मुख्यतः, तब क्या हो जाएगा? इसमें चावल, है ना। तो आयोग सही बोला है, सी चाहिए, ऑप्शन तो सी ही होना चाहिए। ऑप्शन आयोग ने क्या बोला है? सी चावल को सही माना है। भोजन के प्रमुख अवयवों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वर्ग है। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये यौगिक होते हैं जो पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज क्या करता है? ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है और शरीर को क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? विटामिन बी1 किस में पाया जाता है बताइए? विटामिन बी1 संतरा में, विटामिन डी कॉड या यकृत तेल, विटामिन ए गेहूं अंकुर तेल, और विटामिन के अल्फा में। चलिए देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में सभी विकल्प सुमेलित है क्योंकि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत
सूर्य का प्रकाश और कॉड कॉड यकृत तेल दोनों होता है। और संतरे में विटामिन सी और विटामिन बी पाई जाती है। जबकि अल्फा 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 में विटामिन के और गेहूं और विटामिन के और गेहूं अंकुरित जो गेहूं तेल में विटामिन ई पाए जाते हैं। अंकुरित गेहूं अंकुर तेल में क्या पाए जाते हैं? विटामिन ई पाया जाता है। या फिर अंकुरित जो गेहूं होता है ना, उसमें भी विटामिन ई पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं? ऑर्गे कैल्सीफेरॉल किसको बोलते हैं? ऑर्गे कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 को बोला जाता है। विटामिन D2 को बोला जाता है। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार होता है जो मुख्यतः भोजन के आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। इसे ऑर्गो कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ऑर्गो कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। बच्चों में क्या होता है? विटामिन डी की कमी हो जाएगा तो बच्चों में रिकेट्स वाला बीमारी होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। कहाँ पर भंडारित होता है? यकृत में भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है? यकृत में भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए का संचय है ना, स्टोर यकृत कोशिकाओं में होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। अगला 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्या प्रयोग किया जाता है? विटामिन के प्रयोग किया जाता है। विटामिन के अर्थात फिलोक्विनोन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी भी कहा जाता है ना। रुधिर को अगर क्लॉटिंग करना है, अगर कहीं कट पीट जाता है तो ये विटामिन के ही क्या करता है? खून को क्लॉट करता है, उसको बंद करता है, उसको थक्का बनाने में मदद करता है। अगला 63 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 जिसका नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन B12 जिसका नाम क्या है? रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 का नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से त्वचा रोग होता है। विटामिन B1 का नाम थायमिन है। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन है। इसकी कमी से बेरी रोग होती है। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लोविन है। इसकी कमी से वृद्धि का रुकना जीभ पर छाले पड़ने जैसा रोग हो जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? ई का अच्छा स्रोत अंडे का पीला भाग। अंडे का पीला भाग क्या है? विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक एवं प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई वसा में घुलनशील है, जो अंडे के पीले भाग, सूखा मेवा और हरी पत्तीदार सब्जियां और सूरजमुखी तेल आदि में पाया जाता है। विटामिन ई अंकुरित गेहूं में भी पाया जाता है। ठीक है। अगला है, दूध में खटापन आता है। दूध में खटापन किसके कारण आता है? लैक्टिक अम्ल के कारण आता है। दूध में खटापन किसके कारण आता है? लैक्टिक अम्ल के कारण दूध में खटापन आता है। दूध का खटापन लैक्टिक अम्ल के कारण आता है। मक्खन में दुर्गंध ब्यूटायरिक अम्ल के कारण आता है। मक्खन में जो दुर्गंध होता है ब्यूटायरिक अम्ल के कारण आता है। नींबू में खटापन साइट्रिक अम्ल के कारण आता है। मानव जठर में मौजूद अम्ल
की बात करते हैं तो इसमें मानव जठर में मौजूद अम्ल कौन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है। मानव जठर में क्या होता है? उपस्थित होता है अल्प मात्रा में। अगला है ट्राइग्लिसराइड। क्या है ट्राइग्लिसराइड? क्या है ट्राइग्लिसराइड? वसा है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा है। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा है जो रक्त में पाया जाता है। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा है जो रक्त में पाया जाता है। इसका सामान्य स्तर 150 मिलीग्राम प्रति DL मिलीग्राम 150 mg प्रति DL से कम होता है। 150 mg प्रति DL से क्या होता है? कम होता है। जबकि 200 mg प्रति DL से ज़्यादा का स्तर उच्च होता है। ऐसी वसा की मात्रा जब रक्त में ज़्यादा हो जाती है तो विशेषकर महिलाओं में कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का खतरा क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला देखते हैं, शक्करों में सबसे मीठा है। शक्करों में सबसे मीठा कौन है? फ्रुक्टोज है। शक्करों में सबसे ज़्यादा मीठा की बात करते हैं तो कौन है? फ्रुक्टोज है। शक्करों में सबसे मीठा कौन है? फ्रुक्टोज है। शक्करों में सबसे मीठा शर्करा फ्रुक्टोज होता है। इसे फल शर्करा भी कहते हैं, है ना। फ्रुक्टोज को क्या कहा जाता है? फल शर्करा भी कहते हैं। ग्लूकोज एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनती है। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनती है। सुक्रोज बोले तो गन्ने या चुकंदर की चीनी इसमें का इस्तेमाल कैंडी, आइसक्रीम, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों आदि में इस्तेमाल होती है। लैक्टोज शर्करा दूध उत्पादन आदि में पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा की बात करते तो किस में पाई जाती है? दूध उत्पादन आदि में पाई जाती है। अनुवांशिकी, अगला चैप्टर नंबर 4, अनुवांशिकी तथा विकास। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है। मानव गुर्दे की कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। कितनी होती है? 1 जोड़ा होती है। मनुष्य में लिंग निर्धारण में शामिल होने वाली गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है ना। मानवों में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र दोनों महिला तथा पुरुष में समान होते हैं, जबकि 23वें जोड़ी की बात करते हैं तो उसमें अंतर होता है। उसी की वजह से क्या होता है? नर या मादा बच्चे का जन्म होता है। गुणसूत्र पुरुष तथा महिला दोनों में अलग अलग होते हैं। इनको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। पुरुषों में XY तथा महिला में ये XX होता है। अतः स्पष्ट है कि किसी मानव की कोशिका में 1 जोड़ी XY अथवा XX गुणसूत्र पाया जाता है ना। अगला है गुणसूत्र पर जीन की डैश की व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है? रैखिक व्यवस्था होती है। गुणसूत्र पर जीन की डैश व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है? रैखिक व्यवस्था होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए BPSC TRE 2.0 में पूछा है ना। गुणसूत्र पर जीन की रैखिक व्यवस्था होती है। गुणसूत्र पर जीन की रैखिक व्यवस्था होती है। एक गुणसूत्र DNA की एक बहुत लंबी श्रृंखला से बनी होती है और इसमें कई जीन होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होता है और प्रत्येक जीन का गुणसूत्र पर एक विशेष स्थान होता है। जीन का वह रूप जो जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर समान स्थान रखता है अलील कहलाता है। ठीक है ना। तो प्रत्येक गुणसूत्र पर एगो क्या होता है? एगो जीन होता है और मादा और नर में दोनों में एक क्या होता है? जीन होता है। ठीक है ना। वही जीन क्या करता है? लास्ट में नर और मादा
संतति की उत्पत्ति कराने में क्या होता है, मददगार होता है, जो तेईसवां जोड़ी होता है। और जो नर गुणसूत्र और मादा गुणसूत्र जो लास्ट में होता है ना, उसी को दोनों को मिला के हम लोग अलील बोलते हैं। अलील कहलाता है। डीएनए के अलावा गुणसूत्रों में अन्य रासायनिक घटक होते हैं जो जीन के कार्य को प्रभावित करता है। जीन के कार्य को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा की गई थी। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा की गई थी। 25 अप्रैल 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज का श्रेय जीव विज्ञानी जेम्स वाटसन तथा भौतिक विज्ञानी फ्रांसिस क्रिक को दिया जाता है। इन्होंने मानव जीन युक्त अणुओं का निर्धारण किया था। इन्हें बाद में अपने शोध के लिए मैरिस विल्किंस के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जीता था इन्होंने। अगला 71 नंबर, किस गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? किस गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो आपका हो जाएगा जीन मानचित्रण। ये पूछा है क्वेश्चन टीआरई 3 में आया था। अगला है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्र कहलाती है। इस विधि की सहायता से लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीनों को ढूंढा जाता है, जिससे उन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग के कार्यों में प्रयुक्त किया जा सके, है कि नहीं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? अनुवांशिकता कहता है। क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। माता पिता से उनके संतान में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता कहते हैं वे लक्षण जो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती है, अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। इससे संबंधित विधियों और कारकों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। तो याद रखिएगा, अनुवांशिकी और अनुवांशिकता अलग अलग है। जो जीन एक माता पिता से जाता है बच्चे में, उसको अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकी क्या कहते हैं? जो अध्ययन किया जाता है, जो जीनों का अध्ययन, अनुवांशिकी लक्षणों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। इससे संबंधित विधियों और कारकों का अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकता के बारे में पहली जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी, है ना। इन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो आपको पूछेगा अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। अगला 73 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है बताइए? तो अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? अनुवांशिकी को। अनुवांशिका शब्द मुख्य रूप से अनुवांशिकी को संदर्भित करता है ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है, अनुवांशिक लक्षण कहलाती है। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी, जिस कारण उन्हें अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। अपने प्रयोग हेतु उन्होंने मटर के पौधों का क्या किया था? चयन किया था। जो उनका गार्डन भी था ना, उसे में किया था, उन्होंने इसका शोध किया था। अगला 74 नंबर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
अध्ययन की बात करता है तो अनुवांशिकी बोल देंगे। अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो उसको हम लोग अनुवांशिकता बोलते हैं, ठीक है ना। तो अध्ययन की बात जहाँ पर आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, उसको अनुवांशिकी बोलेंगे। अगला 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है। तो कौन बनाता है, आपका डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है। तो क्या हो जाएगा, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति हो जाएगा। डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है। क्लोरोप्लास्ट एक हरे रंग का प्लास्टिड है जो एक पौधे की कोशिका के अंदर मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक दोहरी झिल्ली वाली क्या होती है, ये संरचना होती है। 76 नंबर, डीएनए और डैश दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए और डैश क्या हो जाएगा आपका, इसमें आरएनए। डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है। देखिए, डीएनए और आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल तथा आरएनए को राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। डीएनए अणु दो लंबे सूखे या श्रृंखलाओं का बना होता है जो परस्पर एक अक्ष के चारों तरफ विपरीत दिशा में घुमावदार सीढ़ी के समान कुंडलित होता है। आरएनए की अधिकांश मात्रा कोशिका द्रव में तथा थोड़ी मात्रा केंद्रक में पाई जाती है। इसमें केवल एक सूखी श्रृंखला होती है जो राइबो शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, प्यूरिन बेस, एडिमिन ए, ग्वानिन जी और पायरिमिडीन बेस साइटोसोम सी तथा यूरेसिल यू का बना होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब बात। बताइए, डीएनए और आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए को राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। डीएनए अणु दो लंबे सूखे या श्रृंखलाओं का बना होता है जो परस्पर एक अक्ष के चारों तरफ विपरीत दिशा में घुमावदार सीढ़ी के समान कुंडलित होता है। आरएनए की अधिकांश मात्रा कोशिका द्रव में, आरएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ पर पाई जाती है, आपका कोशिका द्रव में। आरएनए की अधिकांश मात्रा कोशिका द्रव में तथा थोड़ी मात्रा केंद्रक में पाई जाती है। इसमें केवल एक सूखी श्रृंखला होती है जो राइबो शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, प्यूरिन बेस, एडिमिन ए, ग्वानिन जी और पायरिडिमिन बेस साइटोसोम सी और यूरेसिल को यू से डिनोट करते हैं, यू का बना होता है। अगला 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। किसके अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी और जैव प्रौद्योगिकी, भ्रूण विज्ञान। तो किसके द्वारा तैयार किया जाता होगा, देख लेते हैं, जैव प्रौद्योगिकी तो नहीं, जैव प्रौद्योगिकी है, ठीक है ना। हाँ, किसके द्वारा तैयार की जाती है, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो किसके अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। क्लोन एक ऐसी जैविक रचना है जो एकमात्र जनक, माता एवं पिता और लैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होता है। उत्पादित क्लोन अपने जनक से शारीरिक और आनुवंशिक रूप से पूर्णतः समरूप होता है, यानी क्लोन के डीएनए का हर एक भाग मूल प्रति के बिल्कुल समान होता है। इस प्रकार किसी भी जीव का प्रतिरूप बनाना ही क्लोनिंग कहलाता है। तो क्लोनिंग किसको कहते हैं, किसी जीव का प्रतिरूप है ना, उसका कॉपी बनाना ही क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, तो जीन देता है। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, जीन देता है। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की सूचना
उपलब्ध कराता है जीन कहलाता है। डीएनए के द्वारा ही प्रत्येक गुणसूत्रों में कई जीनों का गठन किया जाता है। अगला 79, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? एक हेलिक्स की लंबाई 3.4 होती है। कितना होती है? 3.4 नैनोमीटर। कितना होती है? 3.4 नैनोमीटर। तो ऑप्शन में तो है ही नहीं, 3.4 होगा, यहाँ पर पॉइंट होगा। 3.4 नैनोमीटर होता है। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होती है। 34 एंगस्ट्रम होती है, तो इसमें तो 34 दे दिया ना, 34 अगर नैनोमीटर में नहीं दिया है, 34 एंगस्ट्रम, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻1 नैनोमीटर होता है। तो 34 एंगस्ट्रम बराबर, इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.4 नैनोमीटर आ जाएगा। अगला 80 नंबर क्वेश्चन, किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान निम्नलिखित तकनीकी से की जा सकती है। की जाती है, किसके द्वारा की जाती है बताइए? डीएनए फिंगरप्रिंट द्वारा पहचान की जाती है। किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान निम्नलिखित तकनीकी से की जाती है। किस तकनीक से की जाती है? किस तकनीक से किया जाती है? डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंट से संतान के पैतृक गुण की पहचान की जाती है। इसका उपयोग पितृत्व परीक्षण और आपराधिक जांच में व्यक्ति की पहचान करने के लिए अधिक किया जाता है। हालांकि मानव में डीएनए अनुक्रम का 99% हर व्यक्ति में क्या होता है? एक ही होता है। एक ही प्रतिशत से क्या होता है? पता चलता है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। वे जनन जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती है उसे आनुवंशिकता कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती है उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकता होता है। और उसके अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है, तथा इसके अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकता का सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया के निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी, इसलिए उन्हें आनुवंशिकता का पिता कहते हैं। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे पर प्रयोग किया। इनका सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। इनका सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रोमैग्नन मनुष्य। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज क्रोमैग्नन मनुष्य को माना जाता है। क्रोमैग्नन मानव के अवशेष फ्रांस से मिला है। यह होमो सैपियंस जाति का था। यह शिकार करने व मछली पकड़ने में निपुण था। यह किसमें निपुण था? शिकार करने और मछली पकड़ने में क्या था? यह निपुण था। अगला 83 नंबर क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्णन। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्णन विकास का मुख्य कारक है। विकास का प्रमुख कारक प्राकृतिक वर्णन है। सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है और काफी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई प्रजाति बन जाती है। विकास का कारण क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन। विकास का कारण क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन। विकास का कारण पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। विकास के क्रमबद्ध परिवर्तनों द्वारा पुरातन जीवों से नूतन जीवों, जातियों, वर्गों आदि की उत्पत्ति का प्रक्रम, जिसके फलस्वरूप सरल जीवों से जटिलतर जीव पैदा होती है। सरल जीवों से क्या होती है? जटिलतर जीव पैदा होती है। वंशानुगति बात करते हैं, इनहेरिटेंस। जनको माता पिता से संतानों में गुण लक्षणों का संचरण को क्या बोलते हैं? वंशानुगति कहते हैं।
अगला 85 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? कैसे होता है? सभी के द्वारा होता है। उपयुक्त में सभी, जीन के सम्मिश्रण से, ये भी सही है। क्रोमोसोम के बदलाव से, ये भी सही है। जीन के मिश्रण से, इसी ये भी क्या है? सही है। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव व जीन के मिश्रण से होता है। जीन आनुवंशिकता की इकाई है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। मनुष्य में संतान के लिंग का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। क्या तथ्य है कि पुरुषों में XY तथा महिलाओं में XX क्रोमोसोम होता है। अगला देखते हैं, पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन की बात करते हैं तो XY होता है, और महिला संगठन के लिए क्या होता है? स्त्री के लिए XX होता है। अगला है, मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करते हैं? किसे प्रदर्शित किया जाता है? ZW से प्रदर्शित किया जाता है। ZW से। पक्षियों में लिंग गुणसूत्रों को Z और W से नामित किया जाता है, जिसमें मादा पक्षी के सेक्स क्रोमोसोम को ZW तथा नर पक्षी के गुणसूत्रों को ZZ से प्रदर्शित किया जाता है। अगला 88, प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल, डार्विन, लैमार्क, बीजमैन। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इन्होंने बताया कि दो जीव समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ न कुछ असमानताएं पाई जाती है। इस कारण जीवों के मध्य जीवन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। प्रकृति योग्यतम तथा अनुकूल विभिन्नताओं वाले जीवों को चुन लेती है तथा अयोग्य और प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को नष्ट कर देती है। इसी को जैव विकास के संदर्भ में डार्विन ने प्राकृतिक चयन कहा था। इसको क्या था? डार्विन ने क्या कहा था? प्राकृतिक चयन बोला था। प्रकृति द्वारा चयन किया जाता है। अगला है लैमार्क। लैमार्क का क्या था सिद्धांत? उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, और ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने किसका सिद्धांत दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। अगला 89, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? अनुकूलन है। अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। अगला 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के संबंधित है? आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है आपका प्लाज्मिड। अगला, दिए गए विकल्पों में से प्लाज्मिड आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। प्लाज्मिड आंतरिक गुणसूत्रीय कुंडलित डबल स्ट्रैंडेड डीएनए युक्त अणु होते हैं। ये सामान्यतः प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है, इसलिए इनका प्रयोग वेक्टर के रूप में आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में किया जाता है। अगला है क्रॉसिंग ओवर में होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? आनुवंशिकी सामग्री का आदान प्रदान होता है। आनुवंशिक सामग्री का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। क्रॉसिंग ओवर में आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक गुणसूत्र पर स्थित जीन्स का एक समूह समजात गुणसूत्र पर स्थित समान जीनों के समूह द्वारा स्थान परिवर्तन कर लेता है। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। उदाहरण, माता पिता के गुणों का
संतानों में स्थानांतरण, अतः विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारण क्या होता है। नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारण क्या होता है, प्रादुर्भाव के कारण क्या होता है बताइए। तो विलगन और उत्परिवर्तन होता है, विगलन और उत्परिवर्तन होता है। अगला है, नई नस्लों प्रजातियों के प्रादुर्भाव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है विगलन, है ना, आइसोलेशन, और उत्परिवर्तन बोले तो म्यूटेशन, दोनों। 100 क्वेश्चन करेंगे। नाइन्टी थ्री नंबर क्वेश्चन क्या, डैश की खोज के कारण आनुवांशिकी इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई। किसके खोज से, तो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज के खोज से। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज की खोज के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई। तो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज की खोज के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई। आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा जीएम फसलों का उत्पादन तथा आनुवांशिक विकारों का उपचार संभव हो सका है। अगला 94 नंबर क्वेश्चन, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है। तो उत्तरदायी होता है आपका आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए, यही दोनों ऑप्शन, ये एंजाइम और हार्मोन ये नहीं होगा, ठीक है ना, सिर्फ होगा आरएनए और डीएनए। अगला 95, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है बताइए। अनुवांशिकता और विचरण के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स का संबंध अनुवांशिकता व विचरण से है। अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधि के कारणों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। इसकी जानकारी मेंडल ने दी थी, इसी कारण मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। सन 1953 में जे डी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल को प्रतिपादन किया था, है ना। तो किसने किया था, जे डी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा आधिकारिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। जैव विकास के 3 सिद्धांत है। पहला है लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद। लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद। अगला क्वेश्चन 96, जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया। जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था, लैमार्क ने समझाया था। जीव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाने का प्रयास किया था। इनका सिद्धांत लैमार्क के नाम से जाना जाता है। ये फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार जीवों में आंतरिक बल में जीवों के आकार को बढ़ाने की प्रकृति होती है। जैसे उनके अनुसार जिराफ की गर्दन लंबी इसलिए हुई क्योंकि वह ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाता है। डार्विन ने भी विकासवाद को परिभाषित किया था। परिभाषित किया था, जबकि न्यूटन और आइंस्टीन मूलतः भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए थे। लैमार्क के सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है। 97 नंबर, डीएनए की खोज किसने की थी बताइए। डीएनए की खोज किसने की। डीएनए की खोज की बात करते हैं तो डीएनए की खोज 1869 में स्विस वैज्ञानिक फ्रेडरिक मीसर ने की थी। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन, डीएनए की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मीसर ने की थी, ठीक है ना। डीएनए की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मीसर ने की थी। तो ऑप्शन ई सही होगा, ई, इसमें से कोई नहीं, फ्रेडरिक मीसर। याद रखिएगा, डीएनए की खोज किसने थी, फ्रेडरिक मीसर ने। चलिए 100 क्वेश्चन करेंगे।
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। किसने किया था प्रयोगशाला में? खुराना ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। किसने किया था? खुराना ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जीन संश्लेषण खुराना ने किया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में शरीर विज्ञान का चिकित्सा के रूप में डब्ल्यू नीरेन चिकित्सा के क्षेत्र में डब्ल्यू नीरेन वर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होले के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डीएनए असंख्य छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड अणुओं के रासायनिक संयोग से बना एक विशालकाय अणु है। विशालकाय क्या है? अणु है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन के संश्लेषण के सम्मानित किया गया था। ठीक है ना। अगर जीन की डीएनए की खोज की बात करते हैं तो फ्रेडरिक मिशर, लेकिन हरगोविंद खुराना की बात करते हैं तो इनको किसके लिए सम्मानित किया गया था? जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। अगला 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग नहीं है। अवशेषी अंग नहीं है। कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो सामने वाले चपटे दांत जो कृंतक है ना, ये अवशेषी अंग नहीं है। बाद बाकी निक्टिटेटिंग पर्दा और कर्णपल्ली का कर्नाभ मांसपेशियां, ये सब क्या है? अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग वे होते हैं जो पूर्व में क्रियाशील थे परंतु अनुकूल के कारण अब चलन में नहीं है। मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग इस प्रकार है निक्टिटेटिंग पर्दा, कर्णपाली एवं कर्नाभ मांसपेशियां और वर्मी फार्म अपेंडिक्स ग्रंथि तंत्र और प्रोगंडिका और उर्वास्थि आदि, ये सब क्या है? अवशेषी अंग है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग स्टार्ट करेंगे 101 से और 150 तक जाएंगे। ठीक है। तो हर एक एपिसोड में हम लोग 50-50 क्वेश्चन करके क्या करेंगे? पूरी किताब को खत्म करेंगे। ठीक है। तो आज के एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एकदम खूब पढ़िए और 1-2 बार देखिएगा इस वीडियो को, सारा कंटेंट क्या हो जाएगा आपको याद हो जाएगा। ठीक है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।